हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग साइंस यानी कि फिजिक्स से जो है इस समय कुछ चैप्टर करवा रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को जो है हम डिटेल से जो है कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम है गति, गति के नियम एवं गति के प्रकार। इस चैप्टर को जो हम आज पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस को हम अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमारा जो चैप्टर है वह है गति, गति के नियम एवं गति के प्रकार। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो है परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गति कहा जाता है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको जो है गति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक वस्तु की गति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ही देखी जाती है। प्रत्येक वस्तु की जो गति होती है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ही देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं आप लोगों का दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन के बीच में क्या क्या संबंध है, दोनों कैसे इनको डिनोट करते हैं, सभी के बारे में हम देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट दूरी का है कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। जबकि वहीं पर विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन है कि प्रारंभिक एवं अंतिम बीच के दूरी की जो है सीधी दूरी की जो है क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। दूरी हमारा होता है कि तय की गई पथ की कुल लंबाई अगर है तो उसको जो है हम दूरी कहेंगे। जबकि जो हमारा विस्थापन जो होता है वह केवल प्रारंभिक और अंतिम बीच की जो है जो सीधी दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दूरी जो हमारा है यह एक अदिश राशि है। दूरी हमारा अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट है, गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। जो गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है वह सदैव ही धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का जो मान होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ में शून्य भी हो सकता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। वहीं पर विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। एक जो है संबंध पूछा जाता है आप लोगों का, दूरी व विस्थापन के बीच में क्या संबंध होता है। तो दूरी जो हमेशा होती है वह विस्थापन से बड़ी होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। अब हम देखेंगे चाल व वेग। जैसे हमने दूरी और विस्थापन के बीच में देखा वैसे ही चाल और वेग को जो है देखते हैं। चाल क्या होता है, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी जो है चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है वह चाल कहलाती है। और वहीं पर वेग क्या होता है, तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है वह वेग कहलाता है। यह फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वहीं पर वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल जो है यह आपका एक अदिश राशि है, और जबकि दूरी वेग जो है यह आपका कैसी राशि है, तो वेग आपका सदिश राशि है। अगला पॉइंट है कि गतिशील
गतिशील वस्तु की चाल जो है वह सदैव ही क्या होती है, धनात्मक होती है। वहीं पर वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अगला पॉइंट जो दिया है, पॉइंट है कि इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जबकि वेग का मात्रक जो होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो जैसे हमने बताया कि चाल और वेग दूरी और विस्थापन में संबंध है, वैसे ही चाल और वेग में भी संबंध है, जहाँ पर चाल आपका बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है वेग से। अगला जो टॉपिक है हमारा त्वरण। त्वरण क्या होता है तो इसके बारे में देखिए, जिसमें पहला पॉइंट दिया है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या फिर इकाई में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होती है। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या फिर इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न त्वरण की क्या होती है, बराबर होती है। अगला जो पॉइंट है कि त्वरण जो है एक क्या है, सदिश राशि है। त्वरण जो है हमारा एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो मात्रक है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। त्वरण की जो बीमा होती है वह ml1t-2 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। त्वरण की बीमा जो है हमेशा पूछ लेता है। त्वरण की बीमा क्या होती है तो ml-1t-2 होती है। त्वरण बराबर होता क्या है तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। यह हमेशा पूछता है। त्वरण बराबर क्या होता है तो वेग बटे समय। अगला पॉइंट है गति के समीकरण। हम देखेंगे गति के समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध को ही गति के समीकरण के द्वारा जो है स्पष्ट किया जाता है। गति के जो है 3 समीकरण होते हैं, यानी कि इसको हम पहले देख सकते हैं कैसे। तो प्रारंभिक शब्दावली, प्रारंभिक शब्दावली में क्या होता है, u जो होता है उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, v को अंतिम वेग कहते हैं, t को समय कहते हैं और s को विस्थापन कहते हैं और a को त्वरण कहते हैं। इन सभी से जो है गति के समीकरण को जो है हम लिखने वाले हैं। गति का जो पहला समीकरण होता है वह होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2a s। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट आपका दिए हैं। नोट है कि अगर पूछ लेता है 91 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हुई, तो 91 सेकंड में तय की गई दूरी का जो फार्मूला होता है वह होता है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। एस एन बराबर क्या हो जाएगा तो यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। जिसमें दिया गया है कि यदि वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में u का मान 0 होगा। दूसरा है कि ब्रेक लगाने अथवा टक्कर के बाद वस्तु रुक जाती है। ब्रेक लगाते हैं या फिर कोई टक्कर होती है तो वस्तु रुक जाती है, उस कंडीशन में जो है v का मान जो होगा वह 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के समय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g होता है। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है तो उस समय गति का त्वरण का मान a न लेकर के उस समय क्या लेंगे, g लेंगे। अगला पॉइंट है कि यदि वस्तु ऊपर की ओर गति करे
तो गुरुत्वीय त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर गति करता है तो उस समय वस्तु का जो त्वरण होता है वह ऋणात्मक लिया जाता है। यदि वस्तु नीचे की ओर गति करे तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उस समय क्या लिया जाता है, तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम के बारे में देखिए। आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिया में गति के जो है 3 नियमों को जो है बताया है। न्यूटन के गति के तीन नियम को बताया गया है, जिसमें से आपका गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम, यह तीनों नियम बताए गए हैं। देखते हैं अब गति का जो है पहला नियम क्या है। गति का प्रथम नियम क्या होता है। तो इसमें गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का या तो विरोध करती है, अर्थात वस्तु अपनी स्थिति में ही बने रहना चाहती है। इसको गति का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जड़त्व के गुण के कारण ही वस्तुएं अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो है विरोध करती हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम पूछ लेते, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है, तो जड़त्व के नियम के बारे में जो है सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया है। अगला पॉइंट इसमें है कि जड़त्व का गुण द्रव्यमान में संबंध होता है, अर्थात जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसमें जड़त्व प्रोपोर्शनल होता है किसके, द्रव्यमान के। जड़त्व जो है यह आपका 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सभी के बारे में डिटेल से हम देखेंगे, जिसमें पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर वस्तु अपनी स्थिरावस्था में ही बनी रहना चाहती है, जैसे कि घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवारी का जो है पीछे गिर जाना। घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवारी जो होता है उसका अचानक से पीछे गिर जाना जड़त्व के जो है स्थिर अवस्था का जड़त्व के जो है अंतर्गत आता है। दूसरा है कि गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता का जड़त्व क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार गतिशील वस्तु अपनी गतिज अवस्था बनाए रखना चाहती है, जैसे कि तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों का आगे की ओर झुकना। यात्रियों का जो है आगे की ओर झुकना जो है आपका गतिशीलता के जड़त्व के अंतर्गत आता है। थर्ड हमारा दिया हुआ है दिशा का जड़त्व। यह क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार वस्तुएं किसी निश्चित दिशा में गति को जो है बनाए रखती हैं, जैसे कि तेज गति से चलती बस को अचानक मोड़ने पर बस का जो है पलट जाना, यह दिशा के जड़त्व नियम के अनुसार जो है नियम के अंतर्गत आता है। अगला है गति का द्वितीय नियम। गति के जो है दूसरे नियम के अंतर्गत हम करने वाले हैं, जिसमें आपका हो जाएगा संवेग। संवेग यानी कि P क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m एवं वेग v का जो है गुणनफल उस वस्तु के जो है संवेग को दर्शाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान m एवं वेग के जो है गुणनफल जो है उस वस्तु के जो है संवेग को दर्शाता है, जिसमें आपका फार्मूला हो जाएगा P बराबर m इंटू वी। P बराबर mv जो है हो जाएगा। संवेग जो है यह कैसी राशि है, तो संवेग जो है आपका एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, संवेग जो है आपका सदिश राशि है।
संवेग की जो है बीमा क्या होगी, तो संवेग की जो बीमा हो जाएगी वह आपकी होगी ml t-1 होती है। संवेग की बीमा क्या होती है, ml t-1 होती है। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक जो होगा वह किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। संवेग, इस नियम के अनुसार वस्तु पर जो है आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव में गति करे तो वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान एवं त्वरण के जो है गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के जो है दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बल जो होता है, बल प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर, यानी एफ जो है डेल्टा पी बटे डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एफ बराबर जो यहाँ से आ जाता है एफ बराबर एम ए। गति का दूसरा नियम क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम में गति का दूसरा नियम होता है। यानी वह मास के भी प्रोपोर्शनल होता है और त्वरण के यानी एक्सीलरेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है। गति के न्यूटन के गति के दूसरे नियम के जो कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए गए, जैसे कि क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी के द्वारा अपने हाथों को बॉल की जो है गति की दिशा में पीछे ले जाना जो है, यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा दिया है कि ठोस धरातल की तुलना में रेत में गिरने पर कम चोट का अनुभव होना, यह भी गति के दूसरे नियम के अंतर्गत ही आता है। अब आपका अगला दिया हुआ है गति का तीसरा नियम। गति का तृतीय नियम क्या होता है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जो है बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में जो है बल लगाती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का जो है विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह गति का तीसरा नियम होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की जो है विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण की जो है विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। गति के जो है तीसरे नियम के जो है कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला हो जाएगा कि रॉकेट प्रक्षेपण के समय तेज गति से गैसें बाहर निकलने पर रॉकेट पर जो है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगने से रॉकेट जो है ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो क्या कहलाता है, यह किस वजह से होता है, तो गति के तीसरे नियम की वजह से होता है। दूसरा दिया है आपका, पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी को पैरों से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल से हम आगे की ओर जो है बढ़ पाते हैं। ये भी किसके कारण होता है, तो गति के तीसरे नियम के कारण हो जाता है। अगला जो है वह नंबर 3 दिया हुआ है, एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है जिससे कि वह तैराक पानी में आसानी से जो है तैरने लगता है। ये जो क्रिया किसके कारण होती है, ये क्रिया भी आपका गति के तीसरे नियम के कारण होती है। ये तीनों के तीनों जो है आपके इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से जो है एग्जाम में पूछ देता है और पूछता है कि यह गति के किस नियम के द्वारा जो है लागू होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण पर तथा न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर जो है आधारित है। जो रॉकेट प्रक्षेपण होता है, यानी कि जब हम रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजते हैं तो ये किस नियम के कारण होता है, तो यह आपका हो जाता है रेखीय संवेग संरक्षण और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर जो है इसको किया जाता है। अब हम करने वाले हैं आपका गति के प्रकार। गति के जो है कितने प्रकार हैं, क्या क्या हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा
पहला दिया हुआ है एक बीमीय गति यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। एक बीमीय गति यानी वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो जब वस्तु किसी एक ही अक्ष में जो है गति कर पाए तो ऐसी गति एक बीमीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक ही अक्ष पे या एक ही अक्ष में गति करते हैं तो उसको एक बीमीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है पतले धागे पर चींटी की गति। पतले धागे पर चींटी की जो गति होती है वह आपका एक बीमीय गति होता है। दूसरा है कि पतली एवं सीधी सड़क पर कार की गति। पतले एवं सीधी सड़क पर कार की गति जो होती है एक बीमीय गति कहलाता है। दूसरा है लिफ्ट की गति। लिफ्ट की गति भी कैसी होती है? एक बीमीय गति होती है। सेकेंड दिया है आपका द्विविमीय गति यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति यानी टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो जब किसी वस्तु की गति दो अक्षों के अनुदिश हो तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु की गति अगर दो अक्षों के जो है अनुदिश होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह आपका द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जो है आप देख सकते हैं घुमावदार कर्व्ड सड़क पर जो है वाहन की गति। घुमावदार सड़क यानी कर्व पर वाहन की गति द्विविमीय गति कहलाती है। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपकी द्विविमीय गति है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह जो है बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, यह आपका इम्पॉर्टेंट है। तीसरा दिया हुआ है तोप से गोला या फिर बंदूक से निकली गति। तोप से गोला या फिर बंदूक से निकली गति जो है टू डायमेंशनल मोशन गति होती है। तो इसको भी आप लोग जरूर से याद करिएगा, ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछता है। तीसरा दिया है भाला फेंक एवं गोला फेंक में इनकी गति। भाला फेंक एवं गोला फेंक में जो इनकी गति होती है ये भी आपकी द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। आगे हम करने वाले हैं आप लोगों का त्रिविमीय गति यानी कि थ्री डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति यानी थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, जब किसी वस्तु की गति तीनों अक्षों यानी कि एक्स वाई जेड के अनुदिश हो तो क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की गति तीनों अक्षों में गति करती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष में, तो त्रिविमीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जो है उड़ते हुए पक्षी या कीट की जो गति होती है वह आपका त्रिविमीय गति होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका आकाश में उड़ते वायुमान की गति। आकाश में उड़ते हुए वायुमान की जो गति होती है आपका त्रिविमीय गति होती है। अगला दिया है पतंग यानी काइट की गति। पतंग यानी काइट की गति जो होती है वह भी आपका त्रिविमीय गति कहलाती है। चौथा दिया है गैसीय अणुओं की गति। गैसीय अणुओं की गति ये भी क्या कहलाती है? ये भी आपका त्रिविमीय गति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट करने वाले हैं हम चौथा सरल रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन गति क्या होती है तो इसको करने वाले हैं। यह जो है आपका सरल रेखीय गति में वस्तु एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के अनुदिश जो है गति करती है। सरल रेखीय गति में वस्तु जो है एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के जो है अनुदिश क्या करती है? गति करती है। जिसमें हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सीधी सड़क पर कार की गति मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। सीधी सड़क पर जो गति है वह आपका एक सरल रेखीय गति है। मुक्त रूप से जो है गिरती हुई आसमान से कोई वस्तु है वो भी आपका क्या होती है? सरल रेखीय गति में आती है। दूसरा एग्जाम्पल है सरल रेखीय एक बीमीय गति का ही उदाहरण है। सरल रेखीय जो गति है वह भी एक तरीके से आपका एक बीमीय गति का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आपका होने वाला है अगला वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब
वस्तु की गति के दौरान उस पर लगने वाला बल उसके वेग यानी कि वेलोसिटी की दिशा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो तो उसकी गति जो है क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति कहलाती है। जब किसी गति के दौरान उस पर लगने वाला बल जो है उसके वेग यानी कि वेलोसिटी की दिशा के लंबवत उसके वेग की दिशा के लंबवत हो तो उसकी गति जो है वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा है कि वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु पर अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है जिसकी दिशा इस वृत्ताकार पथ की जो है केंद्र की ओर होती है। तो वृत्तीय गति में जो ये आपकी इस वृत्ताकार पथ की जो दिशा होती है हमेशा वह केंद्र की ओर होती है। अगला आपका होने वाला आवर्त गति यानी कि पीरियाडिक मोशन। आवर्त गति यानी कि पीरियाडिक मोशन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति के दौरान अपने पथ को निश्चित समय के बाद दोहराती है तो वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपनी गति के दौरान अपने पथ को निश्चित समय के बाद दोहराती है तो वस्तु की गति कैसी गति कहलाती है? तो आवर्त गति कहलाती है। जिसमें हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सूर्य के चारों ग्रहों की गति। सूर्य के जो है चारों ग्रहों की गति जो है कैसी है? चारों ग्रहों की गति जो है आपका आवर्त गति है। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करते हुए कण। वृत्तीय पथ पर जो है नियत चाल से गति करते हुए कण जो है कैसे हैं? ये भी आपका आवर्त गति है। थर्ड जो आपका दिया हुआ है वह है घड़ी की घंटे वाली सुई का घूर्णन। घड़ी की जो है घंटे वाली सुई का जो घूर्णन है ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका आवर्त गति यानी कि पीरियाडिक मोशन है। अगला हम करने वाले हैं सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक क्या होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसमें जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति किसी वस्तु जब कोई वस्तु किसी माध्य अवस्था यानी कि मीन पोजीशन के आसपास गति करती है तो निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को जो है दोहराती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप घड़ी के जो है पेंडुलम की गति। घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वह आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति कहलाती है क्योंकि घड़ी ऐसे होती है इस पर सुई हमेशा बार बार एक ही पद को जो है दोहराती है। क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। अगला दिया हुआ है यू आकार की नली में भरे हुए जल की गति। यू आकार की नली में भरे हुए जल की जो गति होती है कैसी होती है? तो ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति होती है। अगला है झूले की गति। झूले की गति जो है झूला ऐसे ऐसे झूलता है। झूला जो है आपका ऐसे ऐसे झूलता है ये भी आपका क्या हो जाता है? ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? अगर सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम का जो है हमें पता करना है कि आवर्तकाल कितना होता है तो इसका फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। T बराबर 2π√L/g जिसमें जो है L जो है आपका पेंडुलम की लंबाई हो जाएगा, G क्या हो जाएगा? G आपका पृथ्वी त्वरण हो जाएगा। इसमें आपका रेखीय सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल का मान स्थिति से जो है वस्तु के जो है विस्थापन के जो है अनुक्रमानुपाती होती है यानी कि F प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? F प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाता है -x। यहाँ से सॉल्व करेंगे F की वैल्यू यहाँ से F का जो मान आएगा F बराबर -kx। k क्या हो जाएगा? बल नियतांक यानी कि k बराबर आपका आ जाएगा
के बराबर माइनस एफ बाई एक्स, के बराबर क्या आ जाएगा माइनस एफ बाई एक्स। इसकी बीमा क्या होगी, तो इसका बीमा आप लोगों का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, यानी कि m1t-2, m1t-2 इसका हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आप लोगों का है वह है सरल आवर्त गति के घटक। सरल आवर्त गति के घटक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला दिया हुआ है, पहला है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। आयाम यानी एम्पलीट्यूड क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन गति करते हुए कण अथवा पेंडुलम का जो है अपनी माध्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम से अधिकतम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। दूसरा जो आपका दिया हुआ है, दूसरा आपका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन गति करते हुए पेंडुलम को एक चक्कर अथवा दोलन पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है आवर्तकाल कहलाता है। ये वाला आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन गति करते हुए किसी भी कण अथवा पेंडुलम को एक चक्कर अथवा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्तकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रति सेकेंड लगाए गए दोलन अथवा चक्करों की संख्या सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी करती हुई वस्तु किसी आवृत्ति करती हुई वस्तु की जो है आवृत्ति कहलाती है, अर्थात ये आवर्तकाल का जो है व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल का ही व्युत्क्रम क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है, आपकी आवृत्ति होती है। तो इसका फार्मूला आप लोग याद कर लिए, आवृत्ति यानी कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा 1/t, n बराबर आपका हो जाएगा 1/t। इसमें और भी पॉइंट है, जैसे आवृत्ति आवृत्ति n का 2 पाई गुना वस्तु की जो है कोणीय आवृत्ति यानी कि ओमेगा कहलाती है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कोणीय आवृत्ति क्या होगा, कोणीय आवृत्ति का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई n यानी कि 2 पाई बाई टी। 2 पाई n यानी 2 पाई बाई टी क्या हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। आज का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर आप लोगों का होने वाला है वह होगा बल यानी फोर्स। इस चैप्टर को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।